सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने हिकमत अमली तरतीब दे दी है। हर एमएनए को 10,000 और एमपीए को 5,000 लोग इस्लामाबाद लाने का टास्क दिया गया है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस सारे अमल को मॉनिटर करेंगी। तमाम मेंबरान वीडियो बनाकर बुशरा बीबी को भेजेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा वो पार्टी से बाहर तस्वुर होगा। नंबर्स पूरे ना करने पर आइंदा इलेक्शन का टिकट भी नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब हुकूमत का ख्याल है कि एहतजाज की कॉल मिस कॉल या फिक्स्ड मैच है और यह कहा जा रहा है कि शायद वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर ऐसा कर रहे हैं। पीटीआई को बातचीत की दावत दी है गवर्नमेंट ने, मगर पीटीआई हुकूमत के बजाय मुक्तदरा से बराह रास्त बात करने में दिलचस्पी रखती है, जिसमें ताहाल उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी है। देखना है कि क्या मुजव्वदा एहतजाज से पीटीआई के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुल सकेंगे। एहतजाज की टाइमिंग कितनी अहम है और हुकूमत का रद्द अमल क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। पीटीआई ने अंदरूनी और बैरूनी महाज पर एक साथ दबाव बढ़ा दिया है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर बाइडेन को एक और खत लिखा है। जुल्फी बुखारी की लॉबिंग की वजह से बरतानवी वजीर खारजा का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत का इमरान खान के फौजी ट्रायल का इरादा नहीं। जनवरी में सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन है। इससे पहले पीटीआई अंदरूनी महाज गर्म करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सीनियर लीडरशिप का तर्ज अमल है, जो इत्तलात के मुताबिक इतने शॉर्ट टाइम में एहतजाज के हक में नहीं। वर्कर्स थक चुके हैं, जबकि वर्कर और लीडरशिप के दरमियान भी एतमाद का फुकदान है। इन हालात में बानी पीटीआई ने एहतजाज यकीनी बनाने की जिम्मेदारी बुशरा बीबी को दी है, जो लाताल्लुक रहने वालों को पार्टी से निकालने की धमकी दे चुकी हैं। अब पार्टी मेंबरान पर एक जानिब अंदरूनी प्रेशर है तो दूसरी जानिब एहतजाज रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात का सामना है। दीगर अपोजिशन जमातें भी पीटीआई से काफ़ी दूर खड़ी हैं। क्या इन हालात में फाइनल जो पीटीआई की कॉल है वो मकासद के करीब लेकर जा रही है या मजीद पीटीआई के लिए बनने जा रहे हैं? इसी तमाम मामले पर आज हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, सेनेटर अमन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUIF। अजहर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आपके 3 मुतालबात हैं, 24 नवंबर की जो आपकी कॉल है वो तो मुताल्लिक हैं अदलिया से, एक आपका मुतालबा है जो कि पार्लियामेंट से है, तो फिर आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 3 काम तो अदलिया से होने हैं, हुकूमत कैसे कर सकती है? तो अभी ये तरमीम अदलिया ने की है मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए आपने तो मैंने कहा ना पार्लियामेंट का, आपको पार्लियामेंट एक आपकी पार्लियामेंट से डिमांड है। कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? दोस्त धांधली, यानी लोगों को खरीद के प्रेशर डाल के उदाहरा वो बात समझाएं जो समझ आए कि जहां जमहूरी रवायात को सामने रखा हो। आपने खुद नहीं देखा था मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम का एक बंदा गायब था, ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात उठाई, देखिए हमारी बात है असूलों के ऊपर और एहतजाज में मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। यानी हमारे दौर के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम है, देखिए इनके एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च हुए, बिलावल भुट्टो कराची से निकले इस्लामाबाद तक आए, वो कितने दर्ज हुए थे मुकदमे बगावत के, कितने दर्ज हुए थे दहशतगर्दी के, कितने नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए, कितने दफा 144 लगी। उदाहरण ये वो मुल्क है पाकिस्तान है, इसको कोई फिजी या अफ्रीका का मुल्क ना बनाए, तो ये पत्थरों के दौर में ना ले जाएं। वजह क्या है? वजह बड़ी सीधी सी बात है कि जबरदस्त, ये नहीं आप जरा समझना है कि ताकत का तवाजन सत्यानाश कर दिया और इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का भी बराबर का कसूरवार है वो, कि उन्होंने जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग जो 40 साल की जो मेहनत थी कि सीनियर मोस्ट जो है वो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, अब क्या कर दिया है उन्होंने? तो डोमिनेट कर दिया है आपकी जुडिशियल, यानी आपकी जुडिशरी को भी। वो कैसे? अभी मिसाल के तौर पर देखिए मुकन्ना का काबज ये हैं, 2/3 अक्सरियत फॉर्म 45-47 से लोगों को खरीद के बच्चे उठा के और औरतों को, बीवियों को, बच्चों को क्या क्या जुल्म, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। इंटरनेशनल
ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से कितना कुछ हो चुका। मैंने आपके सामने जो सवाल रखा है वो ये, आप कैदियों की रिहाई हुकूमत से कैसे कराएंगे? ये तो अदालत फैसला देगी तो कैदियों की रिहाई होगी। मैंडेट की वापसी की जो आप बात कर रहे हैं वो आपने ज़ाहिर है अदालत जाना है या इलेक्शन कमीशन, चलें वो छोड़ दें, आपने अदालत जाना है। 26वीं तरमीम, ठीक है, तरमीम के खात्मे के लिए आप प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये तमाम 3 मुतालबात जो हैं ये तो आपके लीगल फ्रेमवर्क में है ना, ये इसको आप इनसे कैसे कराएंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यानी आप अगर बैठे हुए धरना दे रहे होंगे तो पार्लियामेंट में बैठ के फैसला होगा कि कैदियों को रिहाई कर दो, ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग? देखिए मुझे ये उतना बताएं आप, यानी हम अब एहतजाज करने से इतनी परेशानी क्या होगी? क्या माजी में नहीं होते रहे ये सारे एहतजाज? माजी में नहीं धरने होते रहे? माजी में नहीं ये सारी बातें? इसमें से परेशानी की क्या बात? मैं एहतजाज पे एतराज नहीं कर रहा, एहतजाज आपका हक है, मैं मुतालबात पे एतराज कर रहा हूँ। ये मुतालबात कैसे मनवाएंगे? पहले भी हो, देखिए बात क्या है, या तो हो ना एक मुकदमे से आप रिहाई मिले, दूसरे में गिरफ्तार ना करें, एक नजरबंदी ऑर्डर से दूसरी नजरबंदी। आपने ये फस्तायत बदमाशी नहीं देखी, ये कोई जमहूरी मुल्क के अंदर हो रहा है। यानी आपने, मैं जो यही तो आपके सामने रखने लगा, हुआ क्या है? जरा मैं बात खत्म कर दूं। अभी देखें अभी क्या है कि अपना 26वीं तरमीम के जरिए क्या किया। पहले होता था कि जुडिशल काउंसिल जो है ना, वो जजेस की तादाद ज्यादा थी और वो मामले को लेकर चलते थे और जजेस तैनात करते थे, वो तादाद उनकी ज्यादा थी, बाकी लोग बैठे थे, कंसल्टेटिव प्रोसेस का चल रहा था। अब क्या हुआ कि अब जो वजीरी है, अब जो जजेस की तादाद सारी जो है ना, जो बैठ के जज कौन सा लगेगा, किस तरह लगेगा, और उसकी लिस्टें बन चुकी है हमारे इस इलेक्शन के अंदर। पता नहीं 17 सुप्रीम कोर्ट के जो अपना जजेस के सीवी चलते रहे, वो हाई कोर्टों के चलते रहे। अभी आप अंदाजा लगाएं, ये 26वीं तरमीम ऐसा कातिल है, जो कैसी डोर है, कातिल डोर कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट में तो अपनी मर्जी का बना लिया आईनी बेंच, हाई कोर्टों में अभी तक बेंच क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच हाई कोर्ट में क्यों नहीं बने? बड़ा तो शोर बड़ा डाला था कि जनाब हाई कोर्टों में हर जगह आईनी बेंच जाना है। चले मैं इसका जवाब लेता हूँ, आपका पॉइंट आ गया। राइट, कौसर काज़मी साहब वो कह रहे हैं कि एहतजाज हमारा हक है, फस्तायत है, इतने आपने केसेस, फिर आप दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं, एक केस से रिलीफ मिले दूसरे में अरेस्ट कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग बेख्तियार हुकूमत है। बिल्कुल अब्बासी साहब, वो मैं जरा गालिब से माजरत के साथ, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले इनसे हाफिजा इनका। तो मामला ये है, होता क्या था माजी में, आपने देखा ना, पार्लियामान के अंदर एक कर्नल साहब होते थे, सारे मामलात इनके तय करवाते थे, और तरमीम हो कुछ हो तो हमेशा से वो नजर आते थे। वजीर आजम क्या कहते थे उस वक्त के इमरान खान? ये कहते थे कि मुझे तो टीवी पे बैठ के पता चला कि मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूं, तो मुझे तो बेगम बता रही है और मैं बेख्तियार था। बाद में उन्होंने कहा जी हम बेख्तियार हैं। भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, अब आज साहब ये वो दौर था जब इनके दौर में इनका प्राइम मिनिस्टर, बाद में खुद उन्होंने इतराफ किया कि वो बेख्तियार थे, उनके तो इख्तियार में कुछ नहीं था। तो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पे, शहबाज शरीफ साहब पे इन्होंने तनकीद की कि वही हालात चल रहे हैं। भाई ऐसे कोई हालात नहीं है। मुल्क अगर ये हालात होते तो आप देख लें कि तरक्की के इशारिये, महंगाई के इशारिये किस तरह नीचे, और तरक्की की मनाजिल मुल्क तय कर रहा है। तो ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सारी। दूसरा इन्होंने कहा जी पुरअमन एहतजाज। आप कैसे कह सकते हैं ये पुरअमन एहतजाज है, जब केपी का वजीर आला बरमला इस बात का इजहार कर रहा है कि भाई सर पे कफन बांध के जाएंगे, कब्रें खोद देना, ना आए वापस तो जनाजे पर आ देना। आप तो खुली धमकी दे रहे हैं रियासत पाकिस्तान को। कल केपीके के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ, उसमें अल जहाद के नारे लगाए गए। आदिल, चीफ मिनिस्टर ने खुद लगाए नारे। हाँ, अब आप ये नारे लगा के रियासत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब किसके खिलाफ जहाद के लिए निकल पड़े हैं? खुदा ना खास्ता आपका रुख गाजा की तरफ है, कश्मीर की तरफ है, या कहीं और है? फिलहाल तो इस्लामाबाद की तरफ है। इस्लामाबाद की तरफ आपका रुख हो और आप अल जहाद के नारे बुलंद करें तो आप कहेंगे ये पुरअमन एहतजाज है और आप मुअज़्ज़म माशरे का ऐसा है? आप हरगिज़ नहीं है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि केपीके के अंदर कुछ मखसूस जगहों पे खेमे लगा दिए गए। का मकसद क्या है एहतजाज से पहले? क्या आप उन खेमों में उन लोगों को आबाद करने जा रहे हैं जिनको पाक फौज ने मार के भगाया था और आपने वापस ला के उनको आबाद किया? वो तरबियत याफ्ता लोग, इनका मकसद बिल्कुल एहतजाज नहीं है। इनको कोई 5-10 हजार बंदे चाहिए आदिल, जो आए तोड़ फोड़ करें और चंद लाशें बतौर तोहफा बानिए जो तहरीक इंतशार है उसको दे दें। इससे ज्यादा इनका मकसद और कोई नहीं है। अब रियासत पाकिस्तान, खा वो हमारी सरकारी इमलाक हो,
चाहे हमारी आवाम की जानो माल हो, उसकी हिफाजत के लिए हम हर कदम उठाएंगे। हम किसी इंतशारी टोले को पॉइंट अजहर साहब ये बताएं, जो ये कौसर काज़मी कह रहे हैं कि आप लोग अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो ये अल जिहाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर नारे लगवा रहे हैं, ये तो अफगान जिहाद के टाइम पर जो है वो इस किस्म के नारे लगाए जाते थे। किसके खिलाफ जिहाद करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में? वो कह रहे हैं कि आप एक डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं और आप जो है वो मुसल्ला लोगों को लेके आ रहे हैं, तो आपको कैसे एहतजाज करने दिया जाए? मैं वैसे हैरान होता हूँ यार कि काम कर लिया करें, कुरान मजीद सामने रख लिया करें ताकि आदमी जरा सच बोले, जरा अच्छा भी लगे इस बात को सामने रखते हुए। देखिए, पाकिस्तानी तारीख में मॉडल टाउन सानिया, इंतजार, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, ये हमने नहीं किया। हम पे तो 9 मई की बड़ी बातें होती नहीं, अभी तक कोई केस साबित कर सके आप? वो क्या निकला? वो वीडियो निकाल के 1.5 साल पहले की वही आ गई। वह भी एविडेंस कोर्टों में पेश करें। 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है और अगले 7 दिन के अंदर फिर ट्रायल कंक्लूड करना है। बता दें यार, 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। और दूसरी जो बातें ना, वो सियासी बातें समझा कर, यानी मिसाल के तौर पर मैं तो हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि भाई ये यानी मैं मिसाल के तौर पर एक बंदा कत्ल के इरादे से निकलता है, जब तक वो कत्ल नहीं करता आप क्या रोक सकते हैं उसको? मैं वैसे बता रहा हूँ मिसाल आपको, क्या आप उसके बाद मुकदमा दर्ज करेंगे ना उसके ऊपर? अगर कत्ल का इरादा आपने तय कर लिया ये कत्ल का इरादा है, अब कत्ल का इरादे के अल जिहाद का जो आपका नारा है वो सिर्फ सियासी नारा है, बेसिकली जिहाद नहीं है वो। और क्या है? मुझे ये बताएं, कफन बांध के निकलेंगे, सियासी नारा है, इसमें क्या इशू है? कफन का मतलब क्या है कि हमने एहतजाज करना है हर हालत के अंदर, ये चाहे उठा लें, बच्चों को तंग करे, भैया उसका और मकसद क्या है? यानी खुदारा यार, ये इस बात को ये भी हम नया सुनने आ रहे हैं कि कत्ल होने से पहले आपने कत्ल होना रोकना है। आपको खुदारा इस बात को समझना है कि ये मुल्क है पाकिस्तान। I'm sorry मैं भूल गया ये फिजी है या कोई अफ्रीका का कोई बैकवर्ड सा इलाका है कि जहां घर से बाहर नहीं जा सकते। और ये तो आप अंदाजा लगाएं, जियाउल हक के दौर में ये नहीं हुआ। मैं नहीं कहता, ये पीपल्स पार्टी के लोग ना पुरानों से पूछ के देख लें जो छोड़ के गए हैं, ये अपना शाहिद खाकान अब्बासी से पूछ लें, मशाहिद पूछ लें, वो आपको बता देंगे ये जो कुछ हो रहा है। यानी ये शो ये कर रहा है कि डर और खौफ इतना है कि वो अपना भाई डरते किस बात से हो? अगर खुदा ना खास्ता कोई कानून रास्ते में लेगा तो पर्चे दर्ज करना, आपको रोका किसी ने? यानी इनका बस क्या रह गया? फिर पर्चे आप कह रहे हैं अगर हम कानून हाथ में ले तो हम पर पर्चे कर दें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपको इस ब्रेक। वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों को भी कोई एतमाद में लिया गया है? पहले तो हमें पता चला था कि ये कॉल ज़ाहिर है पीटीआई ने खुद ही दे दी, लेकिन बाद में फिर पता चला कि कंसल्टेशन करें, कांटेक्ट करें अपोजिशन से, खान साहब ने कहा है। आप लोगों को अभी कोई राब्ता किया गया है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि आप लोग बराबर के जिम्मेदार हैं जो आज 26वीं तरमीम के हालात हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से वो तरमीम पास हुई और आज नतीजा ये है कि आइन सल्ब हो चुका है। ऐसा है, पता नहीं सत्यानाश है कि सवा सत्यानाश है। बाय द वे ऐसा है कि जो पीटीआई से जो हमारे साथ बैठे थे और वो क्लिप्स भी मौजूद हैं मौलाना के साथ, उनके आपके पास भी मौजूद होंगे, तो वो सारा कुछ जो है ना उनके इत्मीनान की मुताबिक किया था। और अल्टीमेटली उस वक्त ये लेकर रहा था बिल, उस और दरमियान में जो है अजान का वक्त आया था, उस वक्त भी जो है वो पीटीआई से बड़ा रास्त में राब्ते में था, मुझे मैसेज आया था, मैं गया था। और जो 2 में से एक तजवीज़ थी वो उस वक्त भी मैंने कैरी करवाई थी, वो कि उससे पहले वो मेरी तजवीज़ भी थी, मगर वो उस दिन जो है ना उन्होंने किसी को कहा था। मैं एक अर्ज करता हूँ, एक तजवीज़ आई थी पीटीआई से कुछ दिन पहले जब मौलाना इंग्लैंड नहीं गए थे, तो अब वो जब तजवीज़ आई तो संजीदा या नहीं है संजीदा, क्योंकि कुछ दोस्त जो है ना वो एक पेज पे होते हैं, कुछ दूसरे पेज पे। तो फिर जो मौलाना ने उस पर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये कहा था, कैसे करें कि इनको कहें कि अपना फोकल पर्सन जो है ना वो मुकर्रर कर दें, ताकि हम ये फिर कल कह सकें कि जो बात हमने की थी वो फोकल पर्सन से की थी। क्योंकि किसी एक दोस्त ने जो नाम पे तनकीद करनी होती है और
किसी एक ने तारीफ करनी होती है। तो आइंदा के लिए जो है ना हम सिर्फ फोकल पर्सन से बात करके और फिर वो क्लिप भी संभाल के रखा करेंगे, ताकि वो क्लिप भी शेयर कर दें कि ये क्लिप है आपका, ये आपके फोकल पर्सन नोटिफाइड थे और ये जो है ना उनसे ये बात हुई थी। आइंदा जो है ना वो रसीद लेके बात किया। अच्छा कामरान साहब, आपके जरिए एक अडियाला से मैसेज भी आया था बानी चेयरमैन का, और उसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था या तारीफ की थी? नहीं, उसमें ऐसा है कि उसमें तारीफ थी, तारीफ मैं नाम बता सकता हूँ। कामरान साहब, अगर आप दोबारा बता सकें कुछ, आपका ऑडियो का कुछ मसला हुआ, अगर आप दोबारा बता सकें कि उस पैगाम में क्या था, तारीफ की गई थी या तनकीद की गई थी या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया? तारीफ की गई साहब की और तारीफ की गई थी, और वो इसलिए की गई थी कि उससे पहले गंदापुर साहब ने और राना साहब पीछे हो गए थे, हम भी थोड़े से पीछे हो गए थे कि यार ये काम भी अपना करवा लेते हैं और उसके बाद फिर तनकीद भी करते हैं, बाद में नाज़ेबा जुबान भी इस्तेमाल कर जाते हैं। तो फिर हम पीछे हो गए थे। तो फिर उसके उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, आपके बारे में तो ये कहा नहीं गया, ये तो हमने किसी और के बारे में कहा था। और फिर वो जो तारीफ थी, नाम मैं बता सकता हूँ कि कौन हजरात थे, मगर नहीं बताता इस वक्त। तो वो तारीफ दो लोगों का ही बता दें, वो मैंने मौलाना तो दो नाम ही बता दें कामरान साहब का। असद कैसर साहब थे उसमें, और दूसरे असद कैसर साहब थे, अली जफर साहब थे। उन्होंने कोशिश करें कर रहा होता है, दूसरा कह रहा होता है कि नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि ये क्लियर ही नहीं होता, लेकिन दोनों हजरात ने आके इस तरमीम 26वीं तरमीम के बाद तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा किरदार अदा किया आप लोगों ने सियासी तौर पे। अजहर साहब, मुझे ये बताइएगा, वो कह रहे हैं आपके साथ 5 हफ्ते तक कंसल्टेशन होती रही, हमने तो इसको बहुत डाइल्यूट किया है, ये वरना रियल फॉर्म में कुछ और होता, कर लेते आप एहतजाज अगर हो सकता था, हमने तो आपको बहुत एक्सेस तक दिलवाया, बानी से मुलाकात तक का, सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव थे बहुत हम ज़्यादा। आप इस पर क्या बात करें? और कंसल्टेशन आप लोगों ने अभी तक ऑपोजिशन जमातों से नहीं की, जो दीगर जमातें आपके साथ खड़ी हुई थी, तो आप कैसे जो है वो ये कह सकते हैं कि आप अपने मकासद हासिल करेंगे अगर आप सिंगल हैंडेडली मसले को डील करना चाहते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट? अच्छा, मैं जो कि कमरान साहब बड़े भाई हैं, मेरा उनसे बड़ा एक प्यार वाला ताल्लुक है। किसने कहा कि हमें तो बताया ये गया था कि जनाब आईनी बेंचेस बनने हैं और सीनियोरिटी का प्रिंसिपल आएंगे सारे, कहाँ गए वो सारे? वो तो कमरान मुर्तज़ा साहब भी कई प्रोग्रामों में बैठे रहे। कंसल्टेशन हमने तो देखे ना, हमने तो दिल बड़ा किया। हमने कहा अगर ये चूंकि इन्होंने जबरदस्ती बंदे पूरे कर लिए हुए थे, हमने कहा चले इनके साथ बैठ जाते हैं। हम इनके साथ कब बैठे हैं? हमने तो वो जो पार्लियामानी कमेटी चीफ जस्टिस की सीनियोरिटी का प्रिंसिपल तोड़ के बड़ा कुछ बताया गया। कमरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से इनकार भी बड़ा रहा, लेकिन क्या हुआ, वो फिर बैठ गए उन्हीं के साथ ही। और वही जो हमारी 40 साल की जदोजहद का जहाज ट्रस्ट से लेकर सारा एक साइड पर रख दिया। तो ये पर्सन स्पेसिफिक सारा काम मैंने आपके सामने रखा और ये जवाब नहीं है इनके पास। दूसरी बात जो है ना, यानी सिर्फ हम अदलिया की बातें करते हैं। जरा देखे ना, आर्टिकल 217 के अंदर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन ता क़यामत रहेंगे। वो जब तक वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी और हयाती दे तब तक वो बैठे रहेंगे। और ये भी तरमीम इन्होंने की है, हमने नहीं तरमीम की। हमने हमारा मामला बड़ा वाज़ेह है। अगर ये बातें बड़ी करते थे ना कि आईने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम के बाद उसकी असल शक्ल में बहाल करना है, तो कौन सी है ये आईने पाकिस्तान की असल शक्ल? उठा के देख लें, सत्यानाश कर दिया इस आईन का। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल उड़ा के रख दिया है। 18वीं तरमीम में कोशिश की थी ना। अजहर साहब, एक बात बताएं मुझे, आप वो तो कहते हैं हमने आपके लिए बहुत डाइल्यूट कर दी, वरना तो ये सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती, आपके लिए और ज्यादा सख्त होती। वो बेसिकली आपके अपने लोग, अजहर साहब एक सेकंड, जब आपके अपने लोग आपके साथ नहीं थे, अगर मौलाना साहब नहीं भी सपोर्ट देते तो आपके अपने लोग सपोर्ट दे देते और बिल पास हो जाता, वो तो और सख्त कानून बनता फिर। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने, क्या कर सकते थे? यही तो सत्यानाश है ना। आप अक्सरियत आपके पास है, आप कहते हैं पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे क्या? तो अक्सरियत तो उनके पास है। नहीं, मैं आपको तो बैठने का नहीं कह रहा, आपके लोग उनके साथ कानून साजी में साथ दे देते तो और सख्ती आपके लिए आती। सर, लोग खरीद लिए गए, यानी नजर आ रहा है कि तो कह रहे हैं कि आज वो यही कह रहे हैं कि अगर हम ना करते तो आपके लोग उधर चले जाते और ये मसला तो फिर और संगीन होता। मैं जरा कामरान साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। कौसर काज़मी साहब, आप लोगों ने पिछली दफा भी पंजाब में मोबिलाइज नहीं होने दिया था, अभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप पंजाब कंट्रोल कर लेंगे और केपी से वही जो रिवायती अंदाज में जितने लोग आ रहे होते हैं वही होंगे? और क्या आप जो ऑफर करते हैं इनको डायलॉग की हुकूमत, वो कोई 2 साल के लिए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, 300 साल के लिए, 400 साल के लिए, 500 साल के लिए, 600 साल के लिए, 700 साल के लिए, 800 साल के लिए, 900 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 2000 साल के लिए, 3000 साल के लिए, 4000 साल के लिए, 5000 साल के लिए, 6000 साल के लिए, 7000 साल के लिए, 8000 साल के लिए, 9000 साल के लिए, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, 300 साल के लिए, 400 साल के लिए, 500 साल के लिए, 600 साल के लिए, 700 साल के लिए, 800 साल के लिए, 900 साल के लिए, 1000 साल के लिए,
कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, या बिल्कुल अब बात नहीं करनी, इनके साथ सामना करना है एहतजाज का? आदिल देखें, सो मौसूफ ने फरमाया कि कुरान सामने रखा करें, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आप कुरान पे हलफ दे के भी बात करेंगे ना सच्चाई की, तो वो ये नहीं मानेंगे। इन्होंने हवाला दिया फ्रॉम नोवेयर मॉडल टाउन का, तो यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर मैं हल्फिया आपको कहता हूँ, और जिस शख्स ने मुझे ये बताया था उसने भी हल्फिया बताया था आदिल, कि वहां पे जब ये पुलिस वाले खड़े हुए थे ना, तो अंदर से पथराव शुरू हुआ, तो एक SHO को यहाँ पे एक पत्थर लगा जो जमीन मुंह के बल जमीन पे गिरा, तो उस पुलिस जो अफसर था उसके ख्याल में शायद अंदर से गोली चलाई गई, और ये हल्फिया बात की उसने। कहते जी उसके बाद जहां पे जो पुलिस वाले थे वो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं था, ऑल ऑफ सडन ये मामला हुआ था, और ये सारी चीजें उसके बाद जो भी आपने देखा मॉडल टाउन में हुआ। तो आप हलफ भी उठाएं तो इनको ये बातें समझ नहीं आएंगी। अब जब आपकी इंटेंशंस आदल ये हैं, इन्होंने कह दिया सियासी नारा है, कह रहे हैं कि ये लोगों के बच्चों को बरगलाते हैं, ये लोगों के बच्चों को बहकावे में ला के रियासत के आगे झोंकने की कोशिश है कि आप जाएं, आप तोड़फोड़ करें, आप मारें या मर जाएं, इनकी बला से इनको कोई परवाह नहीं है। अभी सियासी नारा है अल जहाज, ये सियासी नारा है कि कफन बांध लो, ये सियासी नारा है कि हम ना आए तो जनाजे हमारे पर वो कह रहे हैं ये सब सियासी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो रहा है। आदिल इसका है, जो लोग इनके बहकावे में आएंगे, जो इनसे किसी न किसी तरह मोहब्बत करते हैं रहबानी तरीके के इंतशार से, वो तो नहीं मानेंगे इसको सियासी नारा, वो तो कूद मरेंगे, वो तो जहाज समझ के कट मरेंगे या मार देंगे। तो ये अब सियासी नारा तो ना कहें इसको, ये कौम के बच्चों को बरगलाना छोड़ दें, होना यही है। जो शरपसंद अनासर मैंने पहले आपको हवाला दिया, जो वहां पे खेमे लग रहे हैं और तरबियत याफ्ता लोगों को वहां पे बिठाया जा रहा है, 10,000 बंदा भी इनको काफी होगा। ये लाखों बंदे इकट्ठे करने का इनका मंसूबा सिर्फ मंसूबा है। 5-10 हजार बंदों के साथ ये रियासत पे चढ़ाई करके मारना या मरना चाहते हैं। कौसर साहब मुझे ये बताएं रियासत पाकिस्तान पे लगाना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है हमारी, जो इश्यूज हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, उनको तो आप काउंटर कर लेते हैं, लेकिन ये जो बैरूनी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त मुल्क दीगर ममालिक में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इनको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी निकलें और एहतजाज करें, वो आप कैसे काउंटर करेंगे सारा प्रोसेस? मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे लंदन में थी, आपने कितने लोगों का एहतजाज देखा उनके सामने? मैं गिन के बता सकता हूँ, 17 लोग थे जो मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। आप उनके हुलिये तो देखें, आप यूके में आए हैं, आपने भी यहाँ देखा है सारा माहौल। वीकडेज के अंदर जो अफराद आपको ट्रैक सूट के अंदर और नीचे रेड रंग के जॉगर्स पहने हुए स्कूटर बने हुए फिरते हैं, वो हुकूमत बरतानिया की खैरात पे पलने वाले लोग होते हैं, जो कि यहाँ पे बेनिफिट्स लेते हैं, मुख्तलिफ हिलो बहानों से काम नहीं करते। वो लोग जिनके पास इस कदर फजूल वक्त है कि वो लोगों के घरों के बाहर जाके नारा लगाते हैं, खुदा का वास्ता है उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों से मंसूब मत करें। ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं जो आपको अकाउंटेंट। कौसर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो खतूत लिखवा रहे हैं, ये जो खतूत लिखवा रहे हैं, ये जो अरकान कांग्रेस से और बयानात आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स से, उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? बिकॉज अब इनकी तो स्ट्रेटजी जो है वो पैरेलल है ना, यहाँ पर भी है वहां पर भी है, उसको आप किस तरह डील करेंगे? असर नहीं होना इन खतूत का आदिल। आप अगर खत लिख रहे हैं बाइडेन को, 60 सेनेटर्स लिख रहे हैं, तो वो भी समझते हैं ना ये बात। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आज तक तहरीके इंसाफ जो खुद को मुहिब वतन जमात कहती है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के साथ बड़ी मुखलिस जमात, तो आज तक आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से इन ओवरसीज ने कोई कदम उठाया हो? आज तक इन्होंने तो हमेशा IMF के दफातर के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज किए, UN के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज किए, और वो लोग इनके साथ लॉबिस्ट खड़े हुए हैं जो हमेशा से इजरायली नवाज रहे हैं, जिन्होंने हमेशा इजराइल की हिमायत की है, जो गाजा के अंदर जुल्म। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम अदर सिद्दीक। वो कह रहे हैं आपके 17-18 लोग जो बाहर जमा होते हैं ये कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे, और बाकी कह रहे हैं खतूत से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और कामरान साहब कह रहे हैं कि भाई आपके लोगों ने जो है वो तारीफ की, तौसीफ की, तरमीम के बाद भी शुक्रिया अदा किया, और आप एक अलग बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ कि जी इनकी वजह से तबाही हो गई। वो कह रहे हैं हमने कोई बंदे डिसाइड कर लें, फैसला कर लें कि आपके कौन से बंदे की बात मानी जाए, किसकी बात। वो उन्होंने कहा अब तो हम फोकल पर्सन पर आ गए कि भाई हमें पता हो इस बंदे से बात करनी है, क्योंकि एक तारीफ करता है दूसरा तनकीद कर देता है रात को।
देखिए कामरान साहब हमारे भाई हैं, मैं तो खुद इनके बयान देखता रहा हूँ जिसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सीनियरिटी का प्रिंसिपल था जैसे इंडिया के अंदर है। किसने क्या बयान बदले हैं? हमारा तो नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह था। हमारा नुक्ता नजर ये कभी भी नहीं ये था कि आप इलेक्शन कमीशन को इस तरह जब आप समझते हैं ना, देखिए जब डायलॉग शुरू हुआ होगा तो कुछ इन्होंने अपनी चीज रखी होगी, कुछ सामने से आई होगी। इनकी वन साइडेड कैसे चल सकती है? कोई मेजोरिटी तो नहीं है वहां। देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा, पहली तो बात है कि हमारा रोल क्या था। क्या हम मेजोरिटी में थे जो इसको काउंटर कर सकते थे? हमने तो एक पॉलिटिकल डायलॉग का रास्ता दिया कि पॉलिटिकल डायलॉग हो सके और हमने अपना केस पेश किया। इसीलिए तो आपके आप नहीं कर सकते तो वो कैसे कर सकते थे? सुनने ना, अली जफर साहब ही थे ना, तो पार्लियामानी कमेटी में चीफ जस्टिस में नहीं थे, वो नहीं बाइकआउट किया उन्होंने। उसके बाद जुडिशियल कमीशन के अंदर सिर्फ साबित करने के लिए गए कि जुडिशियल कमीशन में 8 लोग वो उधर बैठे हुए हैं। सर लेकिन अब सवाल यही है कि अगर आप नहीं रोक सकते वो कैसे रोक सकते थे? जिस हद तक डायलॉग से, आप जब डायलॉग शुरू होता है उसमें कुछ लो दो होता है, कुछ गेन करता है बंदा, कुछ लूज करता है। पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री अफेयर्स में तो यही रिवायत होती है ना, आपने एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस देनी होती है, कुछ लेनी होती है। एनीवेज मुझे ये बताएं एहतजाज का, क्योंकि आपकी ऑपोजिशन जो जमातें हैं जो बड़ी मजबूत, अगर आज JUIF आपके साथ खड़ी हो जाए किसी प्रोटेस्ट में तो वो बड़ा मौसर प्रोटेस्ट होगा। वो कह रहे हैं मुझे रात तक नहीं पता कि किसी ने राब्ता किया है और ना कोई वो दिख रहा है। आप लोग एक वन वे ट्रैक लेके जा रहे हैं और कौसर काजमी साहब कह रहे हैं कि जी 80 तो नहीं छड़ांगे, आप आ जाएं, हमने तो कोई आप लोगों को एहतजाज नहीं करने देना। और 17-18 बंदों से जो आप उधर एहतजाज कर रहे हैं इधर भी कर लें, 10,000 बंदा आप लाएंगे, वो चाहते हैं आपके खून खराबा हो। देखिए मैं एक बार पहले बताता चलूं, एक बात, एक आम प्रिजम्पशन है और ये सारा कुछ चला आता है कि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं। तारीख उनकी यही है कि हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट। इस वक्त जितनी भी गेम हो रही है सारी एस्टैब्लिशमेंट की गेम हो रही है और हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े हैं, बड़ी साफ सी बात है। तो ये मुझे यानी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अब दूसरी बात की तरफ आ जाए। एहतजाज पुरअमन करना है। 2022 में 10,000 नजरबंदी के ऑर्डर थे, 2023 के अंदर 4,770 थे, फिर एक दिन में 4,400 और तभी सेक्शन 3 लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब ने सस्पेंड कर दिया कि नजरबंदी के ऑर्डर जारी ना हो सके। अब आए देखे ना, मैंने 2 लोगों के जवाब देने होते हैं। अच्छा चले दे जल्दी दे, मैंने फिर आगे टाइम खत्म हो रहा है ना जी। अदर साहब गो अहेड, कंप्लीट करना है, फिर मैंने जवाब लेना है ना। और जवाब के लिए भी मैं बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं मिल सकता। अभी अगली बात आए आप 17 बंदे, आपको किसने कहा कि नवाज शरीफ के हमें नवाज शरीफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमारे आपस में कोई कारकुन वगैरह जब हम खुद लीड करेंगे ना, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके चैप्टर कहेगी, उस दिन किया था ना एहतजाज, कितने लोग थे? हजारों लोग थे। अभी 24 तारीख को वहां पर कर रहे हो, परेशानी क्या बात है? 90 लाख पाकिस्तान। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा कामरान साहब मुझे अब ये बताएं कि वो कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं आप लोग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे ही होते थे, तो अभी भी होंगे, तो हम इस मामले में तो अब जा ही नहीं रहे। और मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि आपका ज़ाहिर है KP से बलोचिस्तान से, लेकिन KP बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वो हम सब हमारे सामने है। जी कामरान साहब इधर 1 मिनट के लिए रुक जाए। चले, मैं रुक गया 1 मिनट। हाँ, वो तो आपको आपको याद होगा ना स्टेटमेंट की फलां अदारे का कौम का बाप हुआ करता है। जी बिल्कुल। और ये भी स्टेटमेंट आपको याद होगा। ये स्टेटमेंट याद होगा। हमने तो जिंदगी में पहली दफा सुना था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आपने नहीं सुना? क्या हुआ? नहीं सर, हमने तो अपने बाप को ही कौम माना है, किसी और को बाप नहीं माना। वैसे जिसने माना है ये रैकेट की बात है। और अगर कहें तो अजहर का नंबर है मेरे पास, मैं उसको भिजवा देता हूँ, क्लिप मेरे पास सारे सेव पड़े हुए हैं। हाँ, अजहर साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो किसी इंडिविजुअल का किसी को सपोर्ट करना और अपना कुछ मानना अलग बात है, लेकिन कौम का बाप तो डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। वैसे किसी ने खुद बनाना है तो वो बना सकता है, लेकिन कौम का बाप आप नहीं कह सकते ना। जी कामरान साहब, वो क्लिप तो ज़ाहिर है मौजूद है इस वक्त। अपना तो बेशक डिक्लेयर करे, उस पर हमें कोई एतराज। तो ये अब इतने आपके खिलाफ गुस्से में क्यों हो गए? आप लोगों ने ऐसा क्या किया? आप कहते हैं हमने इनकी मदद की है, वो आपको यहाँ तक चले गए बात करने। कौन सी मदद की है? मदद की है? अच्छा, इन्होंने कोई मदद नहीं की आपकी? क्या मदद की है बता दे जरा। सब बैरिस्टर गौर तो इनकी तारीफें कर करके थक गए कि मौलाना साहब का ड्राफ्ट वही है जो हमारा है। चले एक सवाल का जवाब ले लेंगे कामरान साहब से, सिर्फ एक सवाल का। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाए हैं, ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं अभी तक बनाए? चले जी कामरान साहब, मैं
कामरान साहब को जरा कोशिश करें ऑडियो पे ले लें, क्योंकि मैं जवाब दूंगा जी कामरान वैसे साहब। मैं जो ना अकेले जवाब दे दूंगा, मगर वैसे नहीं, मेरा सवाल सीधा सर कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, हाई कोर्ट में क्यों नहीं क्योंकि एक दोस्त जो है ना उनके, मैंने अर्ज किया कि अजहर को मैं प्राइवेटली पीटीआई के फोकल पर्सन को टीवी पे जवाब दूंगा, ताकि जो है कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और अभी तक टीम में से जो है ना अपना राजा साहब भी जो है ना एंगेज थे, मौलाना के पास आते जाते रहे थे, बैरिस्टर गौर भी थे। तीसरे फोकल पर्सन का मेरा ख्याल है, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है, तो उनमें से दो को तो जो है मैं, चूंकि वो डिक्लेयर हो गए हैं, पेपर में था शायद, तो उनको तो मैं हर चीज का जवाब जो मांगेंगे जवाब दूंगा कि आपने उस वक्त ये कहा था, ये किया था, ये नहीं किया था। सर अब मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल से ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप पूछा था हर चीज का जवाब। सर आपकी पार्टी तो एक पार्टी है अलहदा, आप लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा साहब या जो दीगर शेख वकास अकरम, इन लोगों के बारे में वो कह रहे हैं कुछ हमसे भी कंसल्टेशन कर लेते तो हम उन्हें बता देते। उनको तो 1.5 साल से मेरा ख्याल है कोई मिला भी नहीं है। वो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे हैं कि बल्कि पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया और उसमें मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस तरह मीडिया पे नहीं डिस्कस किया जाता, उनको डिफेंड नहीं करती पार्टी या उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। तो बड़ा पीटीआई की तरफ से शोर मचा इसके ऊपर कि जी ये क्या बात हो गई। लेकिन अब तो वो खुद कह रहे हैं 1.5 साल से कोई आके हमसे कंसल्टेशन नहीं करता। कुरैशी साहब ने उन्होंने कहा कि हमसे भी पूछ लें, हम एहतजाज बताएं पुरअमन कैसे हो। मुझे ये बताइएगा क्विकली, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, केपी में जो अमन व अमान की सूरत हाल है मुर्तज़ा साहब, ये तो क्योंकि 100 के करीब जो है वो वहाँ पर अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने, 52 सिक्योरिटी एहलकार थे, मेजर लेवल तक के जो है वो ऑफिसर्स शहीद हुए हैं वहाँ पर। ऐसे वक्त में इस प्रोटेस्ट के नतीजे में जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा आपके ख्याल? नहीं, वो ऐसा है कि वो जो निशाना बने हैं वो भी अफसोसनाक है। 2 सूबों में हालात बहुत खराब है जी जी, मगर इसके बावजूद जो है ये इनका दस्तूरी हक है और दस्तूरी हक जो है वो नहीं छीना जा सकता। वो एहतजाज करने का, वो उनको कानून के दायरे के अंदर एहतजाज करने का हक है। इस बात को बहाना बना के कि 2 सूबों में हालात खराब है, इनको इस एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। हाँ, अगर इनके लिए कोई मुनासिब कानूनी इंतजाम हों तो वो बेहतर है। इनको सिर्फ 144 लगा के या किसी और तरह से। राइट सर, 30 सेकंड है मेरे पास, अगर आप बता दें। अजहर साहब ने कहा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स प्रोविंशियल क्यों नहीं हुई अभी तक? जी, वो ऐसा है कि अजहर साहब मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं। उसमें सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन है बाय द प्रोविंशियल असेंबली, तो वो जहाँ जहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज में रेजोल्यूशन होता जाएगा वो उसमें हो जाएगा। एक आध असेंबली का हो गया है इसमें सुबह, क्योंकि इसमें 10th असेंबली का रेजोल्यूशन हो गया है। और इस हवाले से केपी का तो अजहर साहब सुबह करवा लेंगे, सुबह अजहर साहब केपी का करवा लेंगे मेरा ख्याल। हाँ, सुबह केपी का करवा राइट। कौसर काजमी साहब, आप क्विकली 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। आदिल, ये जो केपी के अंदर ना, मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी कॉल है। ये कह रहे हैं ना फाइनल, वाकई ये फाइनल कॉल है। इन्होंने केपी के अंदर असातिज़ा को, सरकारी मुलाजिमीन को, पुलिस को ये जबरदस्ती हुक्मनामे जारी किए हैं कि आपने हर हाल में इस एहतजाज में शरीक होना है। और हम फेडरल की तरफ से ये बरमला वहां से भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुनेंगे कि किसी का बाद में ये एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हम उनके ताबे थे और इसलिए हमने उनका हुक्म माना और हम इस इंतशार का हिस्सा बने। जिस तरह माजी में भी आपने देखा कि पुलिस को इन्होंने सड़कों पे बिठा दिया था। तो ये टोटली एक इंतशारी कॉल है और हम पंजाब में बिलखसूस पॉइंट है कि इंतशारी कॉल है। आप कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।